जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल द स्टडी एरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जो आपका एग्जाम होने वाला है यानी क्लास 10th का जो दिसंबर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसका सेट बहुत सारे हैं। उसका सेकंड सेट हम लोग सोल्व करने वाले हैं, यानी हम लोग फर्स्ट सेट को सोल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं सेट नंबर सेकेंड को। तो सेकेंड का सेट का बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। यानी आपको पता होगा, आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को सीखे होंगे कि क्या करते हैं कि 140 है और इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 2 से देंगे तो कितना 17 बार में चल जाएगा, और 70 बार में जाएगा तो फिर 2 से जाएगा, ये कितना बार में चल जाएगा 35 बार में। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से देखेंगे, और 4 से भी नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे। तो आप अच्छी ढंग से देख लीजिए कि यहाँ लास्ट में कितना है, 5 है। या तो 3 से जा सकता है या तो फिर 5 से जा सकता है। तो 3 से देख देखते हैं तो 3 से एकदम नहीं जाएगा, ठीक। तो देखते हैं 5 से, तो 5 से कितना बार में चल जाएगा, 7 बार में। क्लियर। यानी हम 140 को किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। और भी इसको दूसरा रूप में लिख सकते हैं कि 2 2 गो है, यानी हम 2 के पावर 2 कर सकते हैं। यानी इसको दूसरा रूप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1। ऐसा 1 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 5 1 ही है, तो उसका पावर कितना होगा 1। 2 2 को था तो 2 पावर हो गया, 5 1 था तो 1 पावर, और 7 1 था तो 1 पावर। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आप देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑप्शन 2 × 2 × 3 × 5, ये बिल्कुल गलत होगा। जो आया वहां क्या आया है, 2 × 2 × 5 × 7 आया है। क्लियर। अच्छा इसका बी देखते हैं तो 2 × 2 × 5 × 7। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका अगर आंसर की बात करें तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बी में आपको भी दिया हुआ क्या, 2 × 2 × 5 × 7। यानी आप इसको गुना भी कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 × 7 = 7 × 140। यानी आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। अच्छा बी के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, यानी दूसरा क्वेश्चन के, इसमें बोला गया है एक फार्मूला जो आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया जाता है कि अगर कोई दो संख्या है, मान लीजिए ए एंड बी, और दोनों में से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपको सिखाया गया होगा कि ए × बी, क्लियर, ए × बी इज इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। इतना चीज आप लोग जानते हैं। तो ये चीज आपको देखिए इसी चीज को ढूंढना है। आपको इतना चीज दे चुका है, आप पूछ रहे हैं कि इतना के बराबर होता क्या है। क्लियर। तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें जहां ही मिल रहा होगा ए × बी, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो ए में आपको लिखा हुआ है a + b, यानी बिल्कुल नहीं होगा। बी में लिखा हुआ है a - b, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सी में लिखा हुआ है a × b, यानी हमको ढूंढना क्या था, a × b, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। डी भी देख लेते हैं एक बार। डी में आपको लिखा हुआ है a/b, यानी वो काम हो गया है भागा में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 45 और 160 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको अच्छी ढंग से पता होगा कि एचसीएफ 2-3 तरीका से ज्ञात करते हैं हम लोग, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एक गुणनखंड विधि से, और एक जो हम लोग बचपन में सीखे थे। बचपन में कैसे सीखे थे वो चीज हम लोग बात कर लेते हैं। तो बचपन में हम लोग सीखे थे कि 45 जो छोटा अंक है 100 कितना है, 60 है। तो छोटा अंक को हम लोग बाहर रखते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, 12 अंक को बीच में। तो उसी तरीका से हम लोग ज्ञात करते हैं इसको। देखिए ध्यान से आप लोग, 45 हो जाएगा। अगर 45 हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा। 4 से करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, 4 × 16 और 2 17, यानी कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12 और 1 13। क्लियर। जो घट के आ गए हैं 5 2, क्लियर। यहाँ आ जाएगा आपका 45।
अब यहाँ से करेंगे तो 25 दूना 50 यानी 1 बार में जाएगा, कितना बार में चल जाएगा तो 0, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ जाएगा 25, यहाँ जाएगा 1 बार में, यहाँ बच जाएगा 20, बच जाएगा 5, यहाँ जाएगा आपका 20, यहाँ चल जाएगा 4 बार में, और 4 में ये क्या हो गया खत्म। यानी ये जो बचा यही आपका क्या होता है HCF, क्या होता है HCF। यानी इसका हम देखें ऑप्शन, तो जो ए है आपको ए में ही क्या दे दिया गया है, ए में आपका दे दिया है 5, यानी ए आपका क्या हो गया करेक्ट। क्लियर। अगर इसको और भी तरीका से जांच करनी है, जैसे मैं मान लीजिए कि इस तरीका से आपको नहीं आता है, तो दूसरा तरीका क्या है, तो 45 को आप तोड़ दीजिए। तो 45 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 है तो कितना बार में जाएगा, तो 15 या 45 होता है, आपको पता होगा अच्छा से। फिर 3 से कीजिए तो 5 या 15 और नहीं कटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी आप अब इसको तोड़ते हैं 160 को, तो 160 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से 80 बार में, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से क्या हो जाएगा 20 बार में, और फिर 2 से 10 बार में, और फिर 2 से लग जाएगा कितना बार में 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 बार में 1। अब देखिए यही चीज को लिखते हैं 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5, यानी इसको और भी दूसरा रूप लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, 160 है और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 5, 2 इंटू 5, ये आया। आप ध्यान से देखिए कि कॉमन कौन मिल रहा है, और भी इसको दूसरा रूप लिख सकते हैं कि 2 2 कितना है 5 हुआ है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, और 5 के पावर 1। तो आप देखिए कॉमन कौन है, कॉमन फैक्टर आपको 5 है बिल्कुल। अब कॉमन फैक्टर 5 है और उसका सबसे, अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो उसका सबसे लोवेस्ट पावर देखते हैं, अब एलसीएम ज्ञात करना है तो उसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं, और उस सबका क्या होता है मल्टीपल। लेकिन यहाँ क्या याद कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए लोवेस्ट पावर देखेंगे, और कॉमन मेरा क्या है 5 है, इसका लोवेस्ट पावर कितना है 5 के पावर 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 5। यानी बिल्कुल ए जो है वो क्या है करेक्ट है। अब हम आगे बात करते हैं, आपको एक चीज और पढ़ाया गया होगा, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे तो उसका एक फॉर्म होता है, जैसे में आप लोगों को बताया गया होगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज बताया गया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही चीज इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 4 में कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आपको पता होगा, आपको जो ये दिख रहा होगा कोई चीज जो ऑप्शन में, वो क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी क्यू माइनस आर, बी में ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो बी आंसर है वो क्या हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है वो क्या है करेक्ट। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, आगे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें से सी टर्म नहीं दिया गया है, और आपका शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है। इसको चलिए मिटा लेते हैं और अच्छे से उसको समझाते हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन और भी आए आपके एग्जाम में, तो आपसे क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। देखिए उसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बहुपद है, बहुपद को हम लिख देते हैं। क्लियर। देखिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस यहाँ क्या है अल्फा, हाँ अल्फा है, और इस बहुपद का गुणनफल एक दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 गुणनफल दिया है। तो बोला है कि गुणनफल इतना है तो आप इसका शून्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या है। आप एक चीज और सुने होंगे कि जो ए होता है ना, आप सुने होंगे कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है, एक फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। क्लियर। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया है 8, यानी जो 8 आया है वो किसका मान होगा सी का, और सी की जगह यहाँ क्या है अल्फा है। यानी इस फॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ए जो सी का मान आया, इस सी कहाँ जाएगा यहाँ, यानी आप फॉर्म इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और फिर प्लस में यहाँ आप क्या हो जाएगा 8,
अब इसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड रूप से कीजिए या द्विघात सूत्र से यूज कीजिए। आपको क्या कर देना है, शून्य ज्ञात करना है। देखिए हम सिंपल सा करते हैं इसका काम, 0 लगा देंगे हम लोग और फिर फर्स्ट यूनिट करेंगे तो 8 है, यहाँ 1 है, यानी कितना हो जाएगा 8। और इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, माइनस में 9 आना चाहिए। तो इसको तोड़ देते हैं 1 से तोड़ेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 8 और 9 को जोड़ेंगे, सॉरी 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। देखिए 1 और प्लस में 8 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। बस फर्क कितना है, कम को लाना है माइनस में और यहाँ आया क्या में, प्लस में। तो माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में केवल x और प्लस में क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ इसमें x है, इसमें भी x है, तो x बाहर कर दीजिए। समझ आ रही है बात में, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन आप देखिए कि फर्स्ट टर्म में 8 नहीं है तो हम 8 तो नहीं निकाल सकते ना, तो केवल x निकालें तो यहाँ गुना होके हुआ है तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ से x बाहर निकले तो केवल क्या बचेगा 8। और हम आपको बताएंगे जब भी ऐसे फैक्टर करते हैं द्विघात बहुपद का तो क्या होता है, जो कोष्ट में होते हैं वो सेम हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम x माइनस 8 आया तो अगला बार भी कितना आना चाहिए x माइनस 8 तक। यहाँ तो सेम चीज है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस में 1 बाहर कर देंगे तो x और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। आपको विश्वास है, जब इंटी करा देखिए तो माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको फैक्टर करने आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों टर्म में है, दोनों टर्म में सेम चीज है तो उसको सेम चीज को कॉमन कर दिया जाता है। आपको ये चीज अच्छे से पता होगा। तो सेम चीज को हम अलग कर देते हैं, x माइनस 8 बाहर, और जो बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी चीज हम पिछले वीडियो में अच्छी ढंग से बताए हैं, या आपको द्विघात बहुपद पे एक वीडियो बनाया है उसमें अच्छी ढंग से बता दिए हैं कि ये दोनों के लिए 0 होता है। अगर इसको लिए भी लेके चले तभी 0, इसके लिए भी लेके चले तभी 0। तो हम डायरेक्ट काम करते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x का मान निकालेंगे 8 और यहाँ का निकालेंगे, x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अच्छा ये सब पता चलता है ना, 10वीं क्लास में स्टैंडर्ड क्लास में इतना तो पता होनी चाहिए। क्लियर। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, यानी जो हमारा x टर्म आया है, अगर इसका हम बोले शून्य, क्या बोले शून्य, x टर्म आया है तो 8 और 1 आया। क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटा को हम आगे लिख देते हैं, बड़ा को पीछे लिखते हैं। क्लियर। इतना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं ये चीज है कि नहीं। आप ऑप्शन में देखिए, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इधर है, हाँ ऑप्शन आप देखिए, ए में दिया हुआ -1 कोमा -8 बिल्कुल नहीं होगा। बी में देखिए 1 कोमा -8 बिल्कुल नहीं होगा। सी में देखिए -1 प्लस में 8 बिल्कुल नहीं होगा। और जो डी है 1 कोमा 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी चैप्टर से है, इसको भी हम लोग अच्छे ढंग से सीखते हैं ना, ताकि इस प्रकार के जब भी प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं फील होगा कि हम नहीं पढ़े हैं। आपको अच्छी ढंग से सीख जाना चाहिए सभी कॉन्सेप्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा कोई बहुपद है दिया हुआ है उसका शून्यक है, तब आप 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा इज इक्वल टू वाट, यानी इतना मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इतना है, और अल्फा प्लस बीटा इसका कोई शून्यक है, तब आप 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, कितना मान होगा। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा और बीटा क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। और अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, शून्य को ही बोलते हैं। एक हो जाता है अल्फा, एक हो जाता है बीटा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट 1 हो जाएगा, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, कितना हो जाएगा 1। अब हमको बीच में क्या लाना है 2, तो 1 से कर दो ना, और 1 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2, बात खत्म। यानी इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कर लेते हैं, इसमें भी x इसमें भी x, तो क्या हो जाएगा x बाहर, यहाँ बच जाएगा x
और यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि वो ए एक्स अकेले था तो बाहर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 ही ना, क्या कि 1 जो फैक्टर है उस सभी के साथ होता है। या भागा में कर दो या गुना में कर दो या फिर पावर में कर दो, कोई इफेक्ट एक पहुंचाता नहीं है किसी के साथ, कोई उसका गलत व्यवहार नहीं है। कहने का मतलब ये है उस सभी के साथ रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में आ गया आपको x+1, क्या आ गया x+1, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा x+1 ही आएगा, ये आपको अच्छा से पता है। तो क्या यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका, तो +1 हो जाएगा, क्या 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो x कॉमन कर देते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा x+1 = 0। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि दोनों जो कॉमन है उसको क्या कर देते हैं बाहर, यानी x+1 और एक बार क्या हो जाएगा x प्लस में 1, x प्लस में 1 = 0, दोनों के लिए 0 होगा तो x प्लस में 1 = 0 और इसके लिए x+1 = 0। x का मान निकालेंगे तो -1 और x के मान यहाँ मान निकालेंगे तो -1। एक को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा -1 और इसको मान लेते हैं बीटा, ये क्या हो जाएगा -1। अब मान रखते हैं यहाँ, क्लियर, यहाँ मान रखते हैं अगला स्टेप में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है, अब ध्यान दीजिए अल्फा का मान कितना है -1, या क्या कर देते हैं -1, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देते हैं। बीटा का मान कितना है 1 बटा बीटा का मान कितना है -1। इसके बाद आपको तो कैलकुलेशन आता ही होगा, माइनस ऊपर चल जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस बटा 1 रख देते हैं, -1 बटा 1। एलसीएम कीजिए, या एक रहे या न रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी आप अगला स्टेप में क्या कर दीजिए 1 - 1 = -2, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए -2। देखते हैं अगला ऑप्शन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, आपका बी में आपको दिया हुआ है -2, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बी। क्लियर समझ में आ रहा है ना। देखिए बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 तो आपको अच्छा से पता होगा 2.2 किसको नहीं बनाने आता है, ग्राफ वाला। जितना बार पी एक्स को यानी एक्स वाला लाइन को यानी एक्स एक्सिस को उस ग्राफ काटेगा उतना शून्य हो जाएगा। तो आप इस फिगर में आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 यानी कितना बार काटा है 4 बार, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में ही आपका क्या दिया है 4, यानी ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, उसको मार दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। उसके पहले जब चल रहा था वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से, अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 3 में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसका कंडीशन दिया हुआ है, तब पूछ रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा या फिर अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर 2 हल होगा। तो आपको इसके लिए 3 कंडीशन हमेशा आपको याद होनी चाहिए, आपको 3 कंडीशन हमेशा याद होनी चाहिए। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको कंडीशन दिया हुआ है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। और इस चीज को ज्ञात करने के लिए, इसका हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 कंडीशन याद रखना होगा हमेशा। फर्स्ट A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। दिक्कत जब ऐसे होता है तो जो रेखाएं होते हैं आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं प्रतिच्छेद। दूसरा कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो दो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद किसी को नहीं करेंगे, उस समांतर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं समांतर। क्लियर। जो तीसरा कंडीशन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, यही कंडीशन आपको यहाँ है, यानी इसको पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब क्या होता है कि एक रेखा होगा उस पर एक और रेखा होगा, यानी आप ऐसे समझिए एक मार्कर है और इस पर एक और मार्कर हो गया, यानी इसी को बोला जाता है संपाती। क्या बोला जाता है संपाती। अब बताओ कि जो दूसरा मार्कर है फर्स्ट मार्कर पर आया तो कितने जगह इसको स्पर्श किया,
कोई पता नहीं है। कितने पॉइंट पे स्पर्श किया, कोई पता नहीं है। तो बताइए कि कंडीशन में कितना हल होगा। जब पता ही नहीं है तो हम अपरिमित रूप से अनेक, जितना आप बोल सकते हो उतना कम नहीं, उतना कम होगा। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनंत या फिर अपरिमित रूप से अनेक। तो आपको ऑप्शन में यही चीज दिया होगा और आपका यही कंडीशन है। अगर तीसरा, यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन यही लग रहा है। अब पूछा ये चीज देख के कि ऑप्शन नंबर युग्म का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। ऑप्शन नंबर बी अनेक हल होगा। समझ में आया बात, अनेक हल होगा यानी हमको पता नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं अब 9। इसमें आपको क्या करना है, के मान ज्ञात करना है। और सेम चीज आप देखिए बोल रहा है कि समांतर है, दो युग्म दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, समांतर है। आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 का हम बात कर लेते हैं। ये चीज रहने देते हैं ना, काफी यूजफुल है। मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है 3x प्लस में 2ky इज इक्वल टू 2। एक और दिया हुआ है 2x, और दिया हुआ है किधर गया, 2x प्लस में 5y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि जो युग्म है दोनों क्या है, समांतर। यानी हमको ये चीज लगाना होगा, समांतर दिया यानी हमको कौन लगाना होगा, ए। यानी हमको C1 और C2 की यहाँ जरूरत नहीं है, C1 और C2 की जरूरत नहीं है। ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A2, ये होता है B1, ये होता है आपका B2, और ये होता है C1 और ये होता है क्या, C2। यह थोड़ा फर्क है कि C1 इधर आ गया है, अभी C1 यहाँ है और C2 इधर आ गया है। तो हम लोग जब C1 और C2 की जरूरत रहता है तो हम लोग दोनों सेम तरफ कर लेते हैं। जिस तरफ C1 होगा उसी तरफ C2 कर लेते हैं। मान लीजिए C1 LHS तरफ था तो C2 भी किधर कर लेते हैं, LHS तरफ भी कर देंगे, या जिस तरफ भी होगा उस तरफ कर लेंगे। क्लियर, ये चीज समझिए। लेकिन हम देखें यहाँ ध्यान से कि जब समांतर बोल दिया है तो समांतर के लिए तो हमको C1 और C2 की जरूरत नहीं है, तो उसको क्यों लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो हम एक कंडीशन लिख दें। अच्छा एक चीज कि यहाँ B1 के मान देखे तो यहाँ दिया हुआ है 2 के। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। A1 के मान देखे तो A1 के मान दिया हुआ है 3। क्लियर। अच्छा यहाँ A2 के देखे मान तो कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ B2 का मान कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 5। क्लियर। तो अब लिखते हैं कंडीशन A1 बटा A2 B1 बटा B2। अब मान रख देते हैं, A1 के मान 3, A2 के मान 2 बराबर B1 के मान 2 के और B2 के मान 5। अब कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आप अच्छे स्टूडेंट तो इसका तो कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन होगा। क्लियर। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो इसी इधर गुना कर देंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 2। और ये जो 2 है गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, यानी के, यानी कितना हो जाएगा 15/4, यानी के मान कितना है इतना। देखते हैं ऑप्शन में क्या होने वाला है, आई डोंट नो बट क्वेश्चन नंबर 9 अब ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया 15/4। देखिए 15 कितना है 4, के मान कितना है 15/4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर, बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे बनाना है और कैसे वो समझना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को आपको क्या करना है, के मान ज्ञात करना है। क्या करना है, के मान ज्ञात करना है। कब, जब दो समीकरण दिए हुए हैं, और समीकरण का वो जो समीकरण का जो ग्राफ बन रहा है उस असंगत है। क्या है, असंगत। तो असंगत क्या होता है, तो देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आप बताइए, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, किसी भी तरीका से मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं, यानी उसको मिलना का मतलब क्या होता है, संगत में है। क्लियर। ये भी देखिए आप, इसको हम बोल सकते हैं संगत। क्लियर। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ भी जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे पर है, तो भी तो स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे के साथ है, तो उस भी क्या है, उसको भी हम क्या बोल देंगे, ये भी दोनों रेखाएं क्या है, संगत। ये भी दोनों रेखाएं क्या है, संगत है। समझिए बात को। अब बताइए तो ये कंडीशन आप देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों आपस में है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या संगत हम इसको बोल सकते हैं, नहीं। तो ये जो कंडीशन है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत।
यानी फिर से हमको ए वाला क्या करना होगा, लगाना होगा, और A1 और A2 B1 और B2 का मान हमको खोज के उसको क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो समीकरण दिया हुआ है आप ध्यान दीजिए, के मान इसमें ज्ञात करना है। क्लियर, सॉरी क्वेश्चन नंबर के मान ज्ञात करना है। आपका एक समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हुआ है आपका 8x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9। अगला दिया हुआ है आपका kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। आपको अभी तुरंत बताया है कि असंगत है, असंगत में हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला चीज लगाना है। तो C1 और C2 का हमको मान जरूरत नहीं है, यानी यहाँ A1 के बात कर ले तो 8 हो जाएगा, और B1 के बात कर ले तो 5 हो जाएगा। यहाँ बात कर ले A2 के मान तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। A2 की जगह क्या है K, और B2 की जगह क्या हो जाएगा 10। क्लियर, अभी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2। क्लियर, अब मान पुट कर देते हैं, A1 के मान 8, A2 के मान K, B1 के मान 5, B2 के मान 10। आप इसको क्या कर दो, खींच कर दो ना, 5 दूनी 10। क्लियर, इधर गुना हो जाएगा इधर, यानी 8 दूनी 16, अब के इधर आ जाएगा, यानी के मान कितना हो गया 16। यानी जो भी ऑप्शन में 16 होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बी में आपको 16 है। समझ में आया बात। अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11, और जल्दी जल्दी क्या करते हैं बनाते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कौन सी विधि से कीजिएगा आप पर डिपेंड है, बृहज्गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, या फिर विलोपन विधि। ऐसे हम लोग यहाँ अभी यूज करेंगे विलोपन विधि। क्लियर, क्योंकि विलोपन विधि से आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसे बृहज्गुणन विधि भी काफी आसान होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको अभी विलोपन विधि से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है 5x, दूसरा दिया हुआ है 3y, और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर, और बात कर ले तो 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10। आप देखिए विलोपन विधि लगाने के लिए, विलोपन विधि यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई टर्म, या तो x वाला या तो फिर y वाला टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, इसमें 3 से करना होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम 2 से कर देते हैं, इसमें आप 3 से कर दीजिए। तो इसमें 2 से करेंगे तो देखिएगा ध्यान से अपना, तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और फिर 6y हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा। इसे 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 9x माइनस में 6y इज इक्वल टू 30। अब इसको जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जुड़ जाएगा तो कितना 19x हो जाएगा। ये जुट के क्या हो जाएगा आपस में खत्म, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 38, और 19 दूना कितना होता है 38, यानी x का मान कितना आ गया 2। अभी जो x का मान आया, आप ध्यान दीजिए, x का जो यहाँ लिख देते हैं ना, x का मान 2 आया, उसको हम कोई भी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मान लीजिए आप पुट करना चाहते हैं इसमें, अब मिटा देता हूं इसको ना, मान लीजिए इसमें आप पुट करना चाहते हैं, जो आपका मेन इक्वेशन था, ये था मेन इक्वेशन। इसमें हम पुट करना चाहते हैं x का मान, तो 5 गुने 2 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5 2 10, 3y इज इक्वल टू 4, 3y 4 माइनस में क्या हो जाएगा 10, अच्छा 3y इज इक्वल टू माइनस में 6, अच्छा इसे काट देंगे तो कितना 2 बार में, यानी y के मान कितना आ गया आपका -2। यानी बात कर ले तो y के मान माइनस में 2, यानी देखते हैं x का मान 2 और y के मान माइनस में 2। देख लेते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन था, 11 था। गड़बड़ हो गई क्या, नहीं गड़बड़ नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा तो x के मान 2 है और y के मान माइनस में 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही, यानी करेक्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग 12 के। 12 में आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x बराबर a है और y बराबर b है, तो समीकरणों x माइनस बी इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का हल है। तो a और b के क्रमशः मान क्या है, इसमें दिया हुआ है, आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं एक बार और
आपको समझाते हैं। बोला है पहले कि x बराबर a है, y बराबर b है, और आपका इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये चीज दिया हुआ है, आपको a और b का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो अब इसको आप क्या कर दीजिए ना, जोड़ दीजिए, क्योंकि y दोनों में है, एक प्लस में है और क्या में है, माइनस में है। तो ये दोनों का आप जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या होगा कि 2x हो जाएगा, आइए आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी x के मान 3 नहीं 3। क्लियर? अब x के मान किसी में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, इसी में हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि x बराबर क्या है, a है, यानी a का भी मान क्या हो गया 3। अच्छा, अगला आगे बात कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x का मान आया 3, तो y इज इक्वल टू 4, यानी y के मान निकालेंगे तो 4 माइनस 3, यानी y के मान 1, यानी b के भी मान कितना हो जाएगा 1। अगर हम बात करें तो a के मान 3 और b के मान 1, यही है आंसर, यानी a के मान 3 और b के मान 1, क्रमशः यही है। इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप भी देखिए और जल्दी से टिक आउट कीजिए। ए 3 और 1 कौन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखिए, आपका आंसर क्या हो गया, मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं आप लोग से रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 के हल क्रमशः है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से या कोई भी विधि से आप क्या कर दीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए। तो सिंपल सा है, एगो में है 4y, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या कर दीजिए 2 से मल्टीपल कर दीजिए। इसको भी हम बताते हैं, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखने आए हैं तो आस लगा के आए होंगे कि हमको टोटल क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, इसलिए हम टोटल चीजों को क्या करेंगे, हम बताएंगे। तो इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए आपको दिया हुआ है क्या है, क्वेश्चन नंबर किधर गया 13 में 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 16। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 7x माइनस में 4y इज इक्वल टू 2, और दोनों का हल क्रमशः खोज रहा है, पहले x का खोज रहा है और फिर y का खोज रहा है। तो पहले हम लोग देखिए निकालते हैं। तो अब देखिए y वाला टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में, लेकिन बराबर नहीं है। अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो क्या कट जाएंगे जोड़ने पर, तो हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या करना होगा, इसको कर देते हैं हम लोग, तो 2 से इसमें कर देंगे मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस में 4y इज इक्वल टू 32। इसको 10 के 10 लिख देते हैं, 7x माइनस में 4y इज इक्वल टू 2। दिक्कत किसी को? अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। 17 से क्या कर दीजिए, 2 बार में कट दीजिए, x का मान कितना गया 2, यानी हम बात कर लेते हैं x का मान कितना गया यहाँ 2। अब y का मान निकालते हैं, तो y का आप मान किसी में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। मान लीजिए हम इसी में रखते हैं, तो 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 है, तो 7 गुने 2 हो जाएगा x का मान, माइनस में 4y इज इक्वल टू 2। अब ये 14 हो जाएगा, माइनस में 4y इज इक्वल टू 20। ये प्लस में हो जाएगा तो काम हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 4y बच जाएगा और 2 और माइनस में 14, यानी माइनस में 4y इज इक्वल टू बच जाएगा माइनस में 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12, यानी y का मान कितना आ गया 3, यानी y के मान 3, यानी 2 और 3। ऑप्शन का देखना है 2 और 3, क्या क्रमशः पूछा है, पहले x का मान और फिर y का मान, तो उसके हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं जल्दी से वो चीज को, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 से आ गया, जो आपसे पूछता है कि निम्न में दिया गया जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले द्विघात समीकरण का फॉर्म में आपको बता देते हैं, ऐसे हम बता चुके हैं पहले भी, लेकिन हमको बताना काम है, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे तो उनको जरूरत पड़ेगा। देखिए द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, और समीकरण बोल देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए
2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो इसमें 4 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 4। और चारों को कैलकुलेशन करना है और देखना है कि कौन द्विघात बहुपद है या फिर कौन नहीं है। इनमें से एक होगा जो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। देखिए फर्स्ट ए वाला का हम देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सोल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, फर्स्ट इसको इंटीग्रेट देंगे, एक्स स्क्वायर होगा और फिर प्लस में एक्स। इसको आपको फार्मूला पर पुट हो जाएगा। फार्मूला पुट करना है तो फार्मूला कीजिए, नहीं तो मल्टीपल करना होता है। मल्टीपल फार्मूला कौन लगेगा? तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कितना? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर। अब बात कर लेते ए से ए क्या हो जाएगा आपस में? खत्म। यानी जो आपका बच्चा एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 यानी आगे भी इसको लिखना चाहते हैं एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब इस जो बहुपद है, इस बहुपद में देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। और हमको चाहिए कितना? 2। कितना चाहिए? 2। यानी जो ए है वो बिल्कुल क्या हो गया आपका? गलत। बी को देखते हैं। बी में बी आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगला है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर। अब इसका इक्वेशन करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x हो जाएगा और फिर प्लस में 4 इज इक्वल टू 2x माइनस में 3। अच्छा, एक्स स्क्वायर को तो कोई हटा नहीं सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में। अच्छा, प्लस में 4 है, ये भी कम हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू 3। आगे बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस में 6x और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि x का स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4 अब x 4x और फिर 2 का स्क्वायर इतना, ठीक है, इधर से आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा? करेक्ट। आप आगे वाला भी जांच भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मिल गया बी ही कि क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है? 2 है। यानी ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर से कि द्विघात समीकरण के समान मूल होने के लिए शर्त होते हैं। समान करने का मतलब जो भी मूल आएंगे, 2 आएगा एक्स का तो 2 आएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा, 1/3 आएगा तो वर्ग क्या आएगा? 1/3। यानी डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। और समान के लिए कंडीशन है आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा आपको 3 कंडीशन बताए जाते हैं। एक कि जो डी होगा 0 से बड़ा होगा, दूसरा बताया जाता है जो डी होगा 0 के बराबर होगा, और तीसरा जो डी होगा, तीसरा बताया जाता है डी होगा और 0 से क्या होगा? छोटा होगा, यानी माइनस में होगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसका बात करें तो जो मूल होंगे एक्चुअल में वो क्या होंगे? वास्तविक एवं भिन्न होंगे। भिन्न करने का मतलब अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मूल होंगे वो होंगे आपको वास्तविक भी होंगे एवं समान भी होंगे, यानी बराबर। इसमें क्या होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा, यानी वास्तविक नहीं। क्लियर। एक्चुअल में ये चीज कंडीशन को पढ़ना है आपको 11th क्लास में। अगर आप 11th क्लास में जाते हैं और मैथ सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपको अच्छे से वहां एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें आप अच्छे से इस ढंग का नंबर आता है जो डी का मान माइनस में आएगा, तब वहां आप सोल्व करने के लिए मिलेगा। लेकिन आप 10 स्टैंडर्ड तक इसको कोई परिचित नहीं होना है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि कब वास्तविक और समान मूल होते हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा कंडीशन हो जाएगा? बी, यानी डी के मान डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया? क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार आगे बात कर लेता है कि विभिक्तर ज्ञात कीजिए। दिया गया द्विघात समीकरण का विभिक्तर ज्ञात कीजिए। विभिक्तर करने का मतलब यही डी, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही डी को क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। एक चीज आपको लिख लीजिए,
अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये चीज को लिख लीजिए और हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमको विविधता ज्ञात करने की बात बोल रहा है। विविधता देखिए ध्यान से, विविधता करने का मतलब डी, और डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको अच्छे से पता होगा जब पढ़े होंगे इसको तब। देखिए और आपको इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। आपका इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -5 और सी का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसका मान रख देते हैं डी इक्वल टू बी का स्क्वायर मानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 4। आगे बात करते हैं डी इक्वल टू 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। डी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9, यानी डी का मान कितना आएगा 9। देख लेते हैं ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं ध्यान से तो उसमें जो नंबर है 9 है। तो क्लियर, कौन सा नंबर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब बात कर लेते हैं 17 भी सेम क्वेश्चन है, तो 17 सेम है तो आप उसको क्या कर लेना है, बना लेना है। ऐसे आपको ऑप्शन, मुझे ऐसे पता नहीं है ऑप्शन, लेकिन आप बना के क्वेश्चन नंबर 17 को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितना उसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 के। तो 18 में बोला जा रहा है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3x माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है, यानी बोला है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप आसानी से सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 लीजिएगा तो यहाँ कितना 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना 6x हो जाएगा, यहाँ 1 के 1 ही हो जाएगा। ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आपको पता है कैसे होता है। अब देखिए 3 भागा है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना बचेगा। अब फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है, बाकी कहानी खत्म। क्लियर, देखिए यानी इसको शुरू करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को हमको ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, तो 6 आ जाना चाहिए। तो 3 गुने 3 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, यानी माइनस में लाना है तो क्या कर देंगे माइनस में, यानी कितना हो जाएगा माइनस में, यानी देख लीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए ध्यान से, कॉमन करते हैं तो 3x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ 3x और माइनस में 1। ये कैसे हुआ आप ध्यान दीजिए, इसी को ध्यान दीजिए, गुना करके देख सकते हैं आप लोग। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और x गुना x स्क्वायर माइनस का माइनस 3x इंटू 1 3x हो जाएगा। अब सेम चीज कोष्ट में वहां आना चाहिए, यहाँ कितना होगा -1 कोष्ट ले लेंगे कॉमन, तो 3x प्लस माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप उसे समझिए। आप इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म में 1 है, 1 है। तो 1 को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए, -1 को क्या कर दिए बाहर। आइए दोनों का अलग कर देते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू बच जाएगा आपका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मान निकाले x का तो प्लस में चल जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। इसका भी मान निकाले x का तो प्लस में चल जाएगा, गुना में दे जाएगा इतना भागा में, यानी जो मूल आएंगे 1/3 1/3। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपको बी मार लेना है। और आगे बात करते हैं। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ये यदि द्विघात समीकरण के x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो, मूल समान क्या नहीं बोले, 0 के मान 0 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, के के मान ज्ञात करना है। आप देखिएगा ध्यान से, क्या बोल दिया कि एक समीकरण है जिसका समीकरण है के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण का जो मूल है ना समान है। समान कहने के मतलब वस्तु नहीं, समान कहने के मतलब इससे रिलेटेड है, तो d इज इक्वल टू
0 बराबर क्या होता है, बराबर। तो देखिए अब बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो आप बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 1। गौर से पोर्ट पर देखना है आप लोग के। अब देखिए डी इक्वल आपको फॉर्मूला होगा पता, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना आ गया है, देखिए 0, क्लियर। बी का मान 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का मान के इंटू सी का मान 1, क्लियर। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अच्छा माइनस में कितना हो जाएगा 4 के। दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होना चाहिए। 4 देखिए माइनस में इधर आएगा तो काम हो जाएगा प्लस में, यानी 4 के इक्वल टू 16। ये 4 से इसमें 4 भाग दे दीजिए 4 बार में, यानी के का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। कौन हो गया, डी। देखिए आप ध्यान से, के का मान कितना है 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, डी। आगे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आ गया एपी से। एपी पूछा गया है कि इतना 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 दिया गया है, तो इसका क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करें। आप ध्यान दो, अब इसको मिटाते हैं और उसको देखिए लिखते हैं। कितना इजी है, आप देखो इस चीज को। दिया गया है एपी कितना दिया हुआ है 3, -1, -1, -3 ... के लिए A1 बराबर वाट, यानी A1 का मान पूछा है और फिर D पूछा है। अब ध्यान दो, A1 का मान तो 3 हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। D के मान को याद करें तो A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 1 है। D मान ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, यानी D इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी D इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ मान कितना हो जाएगा -2। यानी ऑप्शन देख लें, देख लीजिए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का कितना आ जाना चाहिए, A 3 है और जो D है वो कितना है -2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब बी में देखिए तो कितना दिया हुआ है 3, -2, यानी सर्वप्रथम यानी A1 3 है और जो D का मान है -2 है। आगे बात कर लेते हैं 22 का। 22 में भी सेम क्वेश्चन है, एपी से ही है, काफी इजी। इसमें बोला गया है कि एक एपी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट पद आपको क्या बता दिया है, बता दिया कि शून्य लेना, कितना लेना है शून्य, और जहां तक शून्य होगा वहां तक कितना पद होगा, कौन सा पद होगा, केवल पद होगा। तो अब देखिए ध्यान से, उस चीज को हम लोग याद करते हैं, क्लियर। तो आप देखिए ध्यान से कि एन का मान 0 दे दिया आपको। पहला बात ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है, क्लियर। क्या दिया हुआ है तो एपी दिया हुआ है, तो एपी क्या है तो 21 है, 18 है, 15 है, क्लियर। देखिए इसमें घट रहा है, इसमें बात करें तो A1 के मान 21 हो जाएगा, और D के बात करें तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्या कि 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करें A1 का फॉर्मूला, तो AN इज इक्वल टू होता है A1 प्लस N-1 इंटू D, ये होता है आपका फॉर्मूला, क्लियर। और इतना कितना लाना है 0 लाना है, क्लियर। इज इक्वल टू A1 का मान कितना है 21 प्लस N-D, N-1 इंटू D माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ D का मान। D का मान कैसे ज्ञात किया आपको पता चला ना, इसमें से इसको घटाए हैं बस, और कुछ नहीं, क्लियर। 0 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में माइनस में 3n हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, और माइनस में 3n, ये माइनस में इधर ला देते हैं तो प्लस में 3n हो जाएगा 24, ये 3 से इसको क्या कर दीजिए कैंसर, यानी n का इतना हो जाएगा 8, यानी जो हम बोल सकते हैं इस चीज को ऐसे कि जो आठवां पद है वहां क्या होगा 0 होगा, 8वां पद क्या होगा 0 होगा। इस एबी में अगर ऐसे बढ़ते गए तो जो 8वां पद होगा ना वो क्या होगा 0 होगा। यानी ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ध्यान गया ना, ऑप्शन नंबर सी पर आप देखिए 8 है कि नहीं आया, 8वां लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन 23 में है, एपी दिया हुआ है
और लास्ट में बोल दिया कि जो 205 है 205 तक कितने पद होंगे, इन उसमें भी कितना ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ही ज्ञात करना है। अब एन के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। एन आपको क्या कर दिया, दे दिया। अब देखिए ध्यान से, फिर से सेम क्वेश्चन, सेम ए एन आपको दे दिया है 205, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज क्या दे दिया गया है, दूसरी चीज आपको A1 दे, पहले AP लिख लेते हैं हम, 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट डॉट, क्लियर। तो हम बात कर लें कि एन ज्ञात करना है, दिया क्या हुआ है, तो A1 दे दिया गया है, कितना है 7, डी दे दिया है, डी कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ये डी का मान हो गया। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो कि एन का मान कितना है 205 इज इक्वल टू ए मान कितना है 7, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6, 205 इसको क्या करते हैं, इधर ला देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 6n और माइनस में 6 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अभी को घटाते हैं तो 15 में से 8, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1, क्लियर। अच्छा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 6n, दोनों जोड़ देंगे तो 14 के पावर 02, क्लियर, इज इक्वल टू 6n। अब इसको क्या करना है आगे कि एन का मान निकालेंगे तो 204 में हम लोग को भागा देना होगा 6 से, यानी एन का मान क्या निकालेंगे, तो कैसे 6 3 18, 2 बच जाएगा तो 6 चौका 24 यानी 34, यानी एन का मान कितना है 34, यानी यहां से यहां तक आने में कितना पद होंगे 34 होंगे, कितना होंगे 34। 7 से शुरू किए हैं और 205 तक जाने तक एपी है, और 205 तक जाने तक कितना पद हो जाएंगे आपका 34 पद, कितना पद हो जाएंगे 34, यानी ऑप्शन देखते हैं आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान दो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है 34 है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 34, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी से, एपी से ही क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग से क्वेश्चन आ गया, अब आपको योग का फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा, लिख देते हैं पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किस हिसाब से, तो फॉर्मूला होता है ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला, होता है ना। इसके लिए क्या चाहिए हमको, एन चाहिए, तो आपको एन दे दिया, सबसे पहला बात 40 पद बोल दिया, प्रथम 40 पद, यानी शुरू से करना और 40 तक जाना है, यानी एन कितना हो गया 40। इसमें और कुछ बोला है तो हाँ 6 से कितना, 6 से, यानी A1 के मान कितना हो जाएगा 6, अच्छा 6 दूनी 12, 12 भी 6 से डिवाइड होगा, यानी A2 के मान कितना हो जाएगा 12। अब इसी प्रकार से अगर हम डी निकाले ये दोनों के करके तो जो डी हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब मान हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन का मान 14 इज इक्वल टू 2, अच्छा 2 इंटू ए का मान 6, क्लियर। अच्छा प्लस का प्लस एन दिया है 40 माइनस 1, डी का मान कितना आ गया आपका 6, क्लियर। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, अच्छा इसको करते हैं तो 12 प्लस में ये कितना हो जाएगा 39, 39 में से हम देंगे तो 54 के 4, 6 3 18 5 23, देख लेते हैं 39 गुने 6, 54 के 4, 6 3 18 5 23, चलिए सही है 34। अब इसको जोड़ देते हैं, एस एन इज इक्वल टू 20 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना 6 4 2। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 12 के 2, 8 एक 9 और 4 0 के 0, यानी अगर इतना ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि मेरा सही है या फिर गलत, कितना है 4920, 4920, 4920, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप ध्यान से देखिए तो 4920 आया है, यानी 4920, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका क्या हो गया खत्म। अब जो आ गया आपको छठा चैप्टर से क्वेश्चन, 5वां से खत्म, छठा चैप्टर से क्वेश्चन आ गया कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो सभी जगह सभी स्थिति में क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो आपको बताया गया होगा छठा चैप्टर में 6.1 जो एक्सरसाइज है कि समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं
हमेशा समरूप होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया होगा समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी में आप जाकर देखिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप छोटा समबाहु त्रिभुज लीजिए या फिर बड़ा समबाहु त्रिभुज लीजिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री ही होता है, तो समरूप ही होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। आगे बात करते हैं 6.2 से, यानी चैप्टर नंबर से। चलिए बात कर लेते हैं अगला। तो अगला भी काफी इंटरेस्टेड है, हम फिगर बना देते हैं उसको, फिर क्या करते हैं बनाते हैं। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं इस पर। एक ट्री एंगल है, हम मार्कर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्लियर? एक ट्री एंगल है, इसमें एक रेखा गया है जिसका नाम है डी ई, इसका नाम है ए बी सी। अच्छा, कुछ इसमें दिए हुए हैं। दिया हुआ है पहला कि जो डी ई समांतर होगा बीसी के, बीसी के, ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि जब समांतर है, आप देखिए समांतर है, ट्री एंगल में दो साइड, ट्री एंगल में कोई नया लाइन आया वो समांतर होगा, तो यहाँ हम थेल्स यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थेल्स। तो हम लोग थेल्स यूज करेंगे। थेल्स हम लोग को क्या यूज होगा? तो एडी बटा ये चीज दिया है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? थेल्स। क्या यूज करेंगे? थेल्स। तो थेल्स यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा एडी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। किसी को दिक्कत यहां तक? अब जो जो मान दिया उसको लिख देते हैं। एडी का मान आपको एडी का मान याद करना है। बीडी का मान दिया हुआ है तो बीडी, यानी यहाँ बीडी लिखा है ना, तो बीडी हम लिख देते हैं बीडी। तो एडी छोड़ देते हैं। बीडी का आपका मान दिया हुआ है 7.2, एई का मान दिया हुआ है आपका 1.8 और ईसी का मान दिया हुआ है 5.4। काम करते हैं, एडी इज इक्वल टू 1.8 भागा मुझे जाकर काम हो जाएगा गुना में 7.2 बटा में कितना हो जाएगा? इतना। अब बात करो तो इसे कहता है 18 तिया 54, खत्म। अच्छा, इसे करेंगे तो 3 दूनी 6। क्लियर? एगो दशमलव दे देंगे तो 3 एक जाएगा 12, यानी 4 तिया 12, यानी एडी का जो मान आ गया 2.4। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। देखते हैं ध्यान से ऑप्शन नंबर में आ रहा है कोई कि नहीं। तो देखते हैं 2.4, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या हो गया? मिल गया 2.4 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या हो गया? खत्म। अब जो अगला क्वेश्चन है ऐसे इसको बता देते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूपता की इस कसौटी को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, केवल दो एंगल की बात किया है, केवल दो। मान लीजिए एक त्रिभुज ही है, एक त्रिभुज, एक और नाम है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये कोण इसके बराबर है, ए कोण इसके बराबर है। दिक्कत किसी को? यानी कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो दो ये एंगल दिया हुआ है, तो जब समरूप होगा ना तो उसको हम लोग लिख देते हैं ए ए। इससे पता चलता है एंगल एंगल यानी दो गो एंगल से क्या हो गया? वो समरूप हुआ है एक्चुअल में। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आता है। अब ए क्यों है? उसमें लिखा हुआ एंगल एंगल एंगल। तो देखिए एंगल एंगल इसलिए हम बोल रहे हैं। अब सिंपल सा सर्वांगसम के मतलब क्या होता है? तो एक जो त्रिभुज का फिगर है और जो सेकेंड जो त्रिभुज का फिगर है वो दोनों का साइज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं सर्वांगसम। अब हम बात कर लेते हैं एंगल एंगल से कैसे सर्वांगसम नहीं होगा। तो एक बड़ा त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज एक बड़ा ले लीजिए, एक छोटा समबाहु त्रिभुज ले लीजिए और दोनों का एंगल देखेगा ना तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मिलेगा। बड़ा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, बड़ा समबाहु त्रिभुज, उसका भी सभी कोण 67 डिग्री है। एक छोटा समबाहु त्रिभुज उसका भी कोण क्या है? 67 डिग्री है। तो कोण तो सभी बराबर हो गया। क्या आप बड़ा और छोटा को सर्वांगसम कर सकते हैं? नहीं। यानी एंगल 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 जो कसौटी है सर्वांगसम का वो क्या हो जाएगा? गलत, यानी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। अगर मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो? बराबर है, तब वो जो त्रिभुज क्या होंगे? तो सिंपल सा बात है, जब क्षेत्रफल निश्चित आ जा रहा है, अनुपात निश्चित आ जा रहा है उसका,
तो जो दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम। तो आप ध्यान दीजिए इसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं, ये बनाने वाला क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C सम कोण है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मुझे तो इसे पता है क्योंकि मैं जब पढ़ाया हूं तो मुझे ऐसा पता है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ग्रीन का यही हाल है, जल्दी मिटता नहीं है। क्या कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज। इस चीज को देखिएगा आप, समद्विबाहु त्रिभुज है और ये कोण क्या है? 90 डिग्री पे है, यानी हमको बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी दो कोण क्या कर देना है? दो साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 है ना? क्वेश्चन नंबर 30, दो साइड आपस में बराबर कर दिया। जो कोण C है वो आपस में क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ A हो जाएगा और क्या हो जाएगा? B। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो आप बताइए, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस यूज करेंगे ना? पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको क्या कर लेंगे? यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस CB या फिर BC। इसमें क्या लिखा हुआ है? CB लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है BC, तो BC के स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कि AC और BC आपस में क्या है? बराबर है। तो AB के स्क्वायर कर देंगे, AC के सी रहने देते हैं, ठीक। और BC है वो AC के क्या बराबर है? तो हम BC को हम AC लिख सकते हैं, यानी AC के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी AB के स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC के स्क्वायर। ये देखते हैं आया कि नहीं आया। दूसरा चीज चेंज किया है, AC को चेंज किया है। तो आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं D कि AB की स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC के स्क्वायर। AB के स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC के स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है काफी इंटरेस्टेड है। इसमें क्या है कि 3 साइड दिए हुए हैं और तीनों साइड को पाइथागोरस पर पुट करना है और देखना है कि अगर पाइथागोरस लागू हो जाएगा उस पर तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल। और जब राइट एंगल होगा तो उसका कोण कौन हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें ABC का मान और इसमें बोला गया है, देखिए आप लोग ध्यान से, ABC BC, इसमें बोला गया है कि AB का मान 7 सेंटीमीटर है, BC का मान 24 सेंटीमीटर है और AC का मान 25 सेंटीमीटर। एक्चुअल में हम यहाँ पता नहीं है अभी कि क्या है, लेकिन हम लोग देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो सबसे बड़ा साइड मांग लेते हैं 25 का स्क्वायर, कर्ल हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा? 7 के स्क्वायर और आधार कौन हो जाएगा? 24 के स्क्वायर। इसका हो जाएगा 625, इसका हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा आपको 576। क्लियर? 625 इज इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6। देखिए आपको क्या हो गया? बराबर। यानी पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गया। यानी जो फिगर है कौन सा फिगर है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है। यानी इसमें कोण B का है 90 डिग्री। यानी कोण B का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर C। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, जो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इसको समझिएगा, एक वृत्त है, क्लियर? स्पर्श रेखा आप लोग जानते होंगे, ये स्पर्श रेखा, सॉरी थोड़ा सा प्रतिच्छेद कर दिया। देखिए ये आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा। क्लियर? आप देखिएगा कि जो ये स्पर्श रेखा है, वो जो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बिंदु पर। कितना पर कर रहा है? एक पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक। यहाँ लिखा गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो उसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। यानी उसमें लिखा हुआ कितना? एक। अगला क्वेश्चन, अगला है 33, लिखा बनाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको क्या कर लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं और खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
33। आपको बोला गया है कि एक बिंदु P से, यानी कोई बिंदु बाहर में है P है, और उस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक मान लीजिए यहाँ क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त, गोला नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। इस पर क्या खींचा जा रहा है, ये स्पर्श रेखा, क्या खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा, और इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर, 15 सेंटीमीटर। इसका एक सेंटर होगा, और फिर पूछा गया है कि जो P की दूरी केंद्र से है, जो P की दूरी यहाँ केंद्र तक है, उसकी जो लंबाई है वो है 17 सेंटीमीटर। कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, यानी इसका अगर हम नाम दे दे, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं ओ, ठीक है किसी को। तो इसका बोला गया है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या कैसे होगा, आपको पता होगा, जहां स्पर्श रेखा होता है कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जो सामने होता है क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण कौन हो जाएगा, पीओ, तो पीओ का स्क्वायर। अच्छा, लंब कौन हो जाएगा, मान लीजिए पीए का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, एओ। एओ क्या करना, आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना, ठीक है, ज्ञात करना है। ये आपको यहाँ वाट का चिन्ह है, 17 का हम स्क्वायर गलत किए हैं, पता नहीं, देखते हैं, स्क्वायर शायद गलत हो गया होगा। तो 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14 और 4 18 और 1 का स्क्वायर, यानी कितना, 18 289 होता है, यानी 289 होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी थी, और इसका हो जाता है, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, इसका 15 के था तो 15 के स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, एओ के हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ 225 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था स्क्वायर करने में, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं थी। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, घटाओगे आप तो 4 बच जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 6 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसर, यानी अंडर रूट आ जाएगा स्क्वायर जब घटेगा तो। एओ यानी कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। एओ का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या है यहाँ एक्चुअल में कितना है, 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो, ऑप्शन होगा 8 वाला, यानी इसमें कौन है, डी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिगर इसको समझना होगा, फिगर नहीं बनाते हैं तो नहीं हो पाएगा। देखिएगा इसको, एक वृत्त है, देखिएगा एक वृत्त, देखिए क्या बोला गया है कि यदि टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। देखिए ध्यान से, एक वृत्त है, क्लियर, आई यहां से एक टी है, और यहां से एक स्पर्श रेखा इधर गया है, और एक स्पर्श रेखा इधर गया है। देखते हैं ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर, हाँ, और इसका नाम है P और इसका नाम है Q। 2 स्पर्श रेखा गया है, और यहां से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और जब यह स्पर्श रेखा गया है ना, तो ये क्या बोलता है कि स्पर्श रेखा गया है, तो इसका जो कोण POQ यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहाँ का जो कोण बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका 110 डिग्री। कितना बन रहा है, 110 डिग्री। तो आपको ज्ञात करके बताना है कि कोण PTQ, कोण PTQ, यानी ई कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आपको बात समझ में, PTQ। आप इस चीज को समझिए, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, एक चतुर्भुज है, तो जोड़ दो ना, 90 प्लस 110 प्लस फिर 90 प्लस, मान लीजिए ये x हो गया, तो x प्लस इज इक्वल टू 360। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 के 0, ठीक है, 10 और 19, ठीक है, और 1 2 हो जाएगा, यानी 290 हो जाएगा। क्लियर, प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x का मान निकालें तो 360 डिग्री माइनस 290, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 0 के 0 हासिल ले लेंगे तो 16 में से कितना है, 70, यानी x का मान कितना आएगा, 70 डिग्री वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 ऐसी पूछा है जो पहले हम बना चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। तुरंत हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं कि वृत्त के जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त को एक ही बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, ए में 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12।
चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, सेट खत्म, सेकेंड सेक्शन यही का हो जाएगा खत्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है 36 में कि थीटा दिया हुआ है आपको 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्लियर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है त्रिज्यखंड। क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, यही लिखते हैं थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, बटा में कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई का मान रख देते हैं 22/7। अच्छा, 7 इंटू 7 का स्क्वायर करना था, इससे क्या हो जाएगा कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 12 36 कैंसल, क्लियर। अच्छा, आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 7 में 14 4 7 में 14 1 15 बटा में 3, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं आंसर है कि नहीं। 154/3, 154/3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा तो 154/3 आंसर है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं उसका यूनिट। यूनिट भी दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर ले 37 के, तो बोला जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 मीटर है, सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि का मतलब आपको पता होगा, एक वृत्त है उसका परिधि क्या होता है, पूरा घूमने के बाद तो उसका परिधि होता है 2 पाई आर, और इसका परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 22। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मान रख देते हैं, तो 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा आर इक्वल टू इतना, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसल, कितना बच गया, तो बचा यहाँ बच गया 7 उधर जाएगा, तो बच जाएगा कितना आर, यहाँ हो जाएगा 2r और 7 भागा में है इक्वल टू 1, और इधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा 2r इक्वल टू 7, आर का मान निकल लेते 7/2, यानी आर का मान कितना आ गया 7/2। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आर तो हमको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखिएगा आर मिल गया। इसमें बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 रख देते हैं, क्लियर। अच्छा, 1/4 रख दिए, और क्या रखते हैं कि पाई का मान रख देते हैं 22/7, क्लियर। अच्छा, आर का मान कितना गया 7/2, इससे क्या हो गया कैंसर, इससे क्या हो गया कैंसर, यानी आंसर 11/4 आया। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8 बच गया 3, दशमलव देंगे तो 7 चौका 28, रुको 3 4 3 12 होगा, तो 4 दूनी 8 लगा देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ताकि भागा करने में क्या हो दिक्कत ना हो, कहीं न कहीं मिस्टेक हो रही है इस बार भी। 22/7 ओ, इसको एक बार और रखना होगा ना, क्लियर। अब होगा तो कितना हो जाएगा 17/8, यानी अगर बात करें तो भागा देना इसमें, तो कितना बार में जाएगा, तो 0, देखिए ध्यान से, इधर भागा दे देते हैं 7 में, तो कितना 8 बार में, तो 0 लगेगा, 0 बार में लगेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 10 से देते हैं, तो 10 होगा 9 से देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5, डेसिमल दे देंगे इतना, तो 8 चक 48, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो दशमलव देती है तो 2 बार में 5, यानी आपका आंसर लगभग आ जाएगा इसका 9.625। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, कितना गया है कि 9.625 ना, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आप ए देखिए, ऑप्शन नंबर आप ए देखिएगा तो आपको क्या आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भागा दीजिएगा तो आपको ये ही चीज मिलेगा, ये चीज, क्लियर। तो ए हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो वृत्त है या फिर अर्धवृत्त है, उस पर जो भी कोण बनता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर कौन सा बात कर लेते हैं हम लोग 39। ये तो काफी इजी है। इसमें देखो क्या बोला है, देखिए ध्यान से, एक वृत्त है, अगर हम इसको इतना काटते हैं तो छोटा है
तो उसको बोलते हैं छोटा वृत्तखंड, और वो तो बड़ा है तो बड़ा। छोटा का हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये जो बड़ा बचा है भाग उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो बताओ कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना है। तो टोटल को ज्ञात करके इतना को घटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा, इतना जो हमको ज्ञात करना इधर नहीं बचेगा तो बच जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आर दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, क्लियर। आर दिया 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको दे दिया छोटा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान कितना था, 22/7। आर का मान 7 × 7 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म। 154 मीटर स्क्वायर। ये टोटल के हुआ, लेकिन इसको केवल ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, ये छोटा वाला का आपका दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 में से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कौन निकल जाएगा, जो इतना भाग बचल है ना, जो बड़ा है उसको, तो 2 बच जाएगा 4 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। कैसे किए हैं, एक छोटा वृत्तखंड है जिसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, उसमें से एक बड़ा वृत्तखंड होगा जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो बड़ा वृत्तखंड में से छोटा वृत्तखंड को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, बड़ा वाला वृत्तखंड। जो बड़ा वृत्त है उस वृत्त में से छोटा वृत्तखंड को घटा देते हैं तो बच जाएगा बड़ा वृत्तखंड, जिसका नाम क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो उसी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था और उसका मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर 142 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर है। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट है इस सेट का, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें बोला क्या गया है, आप ध्यान से देखिए। देखिए बोला गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्लियर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जब उसका थीटा 60 डिग्री बनता हो। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और एक चाप बन रहा है यहां से यहां तक, ये दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ कितना बन रहा है, कौन, इतना। तो ये वाला जो दूरी है ना, इतना यहां से यहां तक की दूरी, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं थीटा बाई 360 डिग्री, और टोटल परिमाप कितना होता है, तो 2πr। थीटा का मान 60 डिग्री और 360 डिग्री, पाई के 2 रहने देते हैं, पाई का मान हम रखते हैं 22/7, और आर का मान कितना है, 21 है। कितना है, 21। तो 70 21, इसको करते हैं तो इतना से इतना खत्म, 6 छक 36, इसको करते हैं और अच्छा से, तो 3 दूनी 6, यहाँ से ऐसे करते हैं 3 दूनी 6, इसे करते हैं तो 2 से 2 खत्म, यानी आपको लगभग कितना गया, 22 सेंटीमीटर। यानी ये जो लंबाई है इसका कितना है, 22 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी आप देखिए क्या है, वहां 22 है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके और उनको इस वीडियो से अपने एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है। और कोई भी डाउट या कोई शिकवा या शिकायत होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप जरूर उसमें लिखें, बताएं, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर सके, सुधार सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।